स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनेः निरूपणप्रस्तावे तदङ्गतया शब्दशक्तिमूलस्य ध्वनेः निरूपणं कुर्वाणः पण्डितराजः अनेकार्थकशब्दप्रयोगस्थले शाब्दबोधस्य विषये केचन वादाः सन्ति, तान् व्याकरोति। एतावता द्वौ सिद्धान्तौ तत्र उक्तौ स्तः। इदानीं तावुभौ अविधाय तयोः खण्डनं च कृत्वा स्वस्य यन्मतमस्ति तदुपस्थापयिष्यति। तो इतः एतावता उक्तयोः वादयोः निरासाय उपक्रमते ग्रन्थकारः। पश्यन्तु, अद्यतनपाठे एतावता उक्तयोः वादयोः खण्डनं प्रस्तौति ग्रन्थकारः। पश्यन्तु, अन्ये त्वत्र प्रत्यवतिष्ठन्ते इति पंक्तिरस्ति अद्यतनपाठस्य। ठीक है। अन्ये त्वत्र, अन्ये आचार्याः एवं तत्र प्रत्यवतिष्ठन्ते, विरुद्धं भाषन्ते। प्रत्यवस्थानं नाम विपरीतं भाषणम। ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर क्या है, देखिए, स्था धातु है, प्रति उपसर्ग है, अवोपसर्ग है। तो यद्यपि धातु पाठ में परस्मै पद निर्देश है स्था धातु का, तिष्ठति रूप बनता है, आप लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक पाणिनीय शासन है समवप्रविभ्यः स्थः। ठीक है। सम अव और प्र उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का आत्मनेपद विधान होता है। तो यहाँ पर भी अव उपसर्ग है पूर्व में, इसीलिए आत्मनेपद में रूप चल रहे हैं। आत्मनेपद प्रत्यय का विधान हुआ है स्था धातु से, इसलिए रूप बना है प्रत्यवतिष्ठन्ते। ठीक है। स्था धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप है प्रत्यवतिष्ठन्ते, अर्थात विपरीतम भाषन्ते, विरुद्धम भाषन्ते, है ना। सिद्धांतानुगुणतया भाषन्ते, जो सिद्धांत है उसके विपरीत बात है, कुछ आचार्य यहाँ पर करते हैं, जो कि क्या कहते हैं, यत् तावदुक्तम एकार्थ विषया पदार्थोपस्थितिस्तदन्वय बोधे अपेक्षते इति तद असारम। जो अभी पहले प्रथम जो मत है ना, अनेकार्थक शब्द के स्थल में शाब्दबोध को लेकर के जो प्रथम सिद्धांत है, उसका खंडन करने के लिए यहाँ पर लिखते हैं कि जो कहते हैं कि तावत उक्तम एकार्थ मात्र विषय, जो पहले किसी ने बोला कि एकार्थ मात्र विषया पदार्थोपस्थिति पहले होती है और उसके बाद प्राकरणिकार्थ, उसी अर्थ के बोध के अन्वय बोध के लिए, माने शाब्द बोध के लिए वह एकार्थ एक पदार्थोपस्थिति जो होती है वो उपयोगी होती है, अर्थात कारण होती है। ठीक है। ये पहले जो मत है उसका सार है कि एकार्थ विषयक पदार्थोपस्थिति होगी तब जाकर के प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोध हो सकता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो मानते हैं वह गलत है, तत् असारम। क्यों भैया? तो उसमें युक्ति देते हैं, नानार्थात अर्थद्वयोपस्थितावपि, क्योंकि नानार्थक शब्द के पद ज्ञान से, नानार्थक पद के ज्ञान से दो अर्थों की उपस्थिति होने पर भी, ठीक है, प्रकरणादि ज्ञानाधीन तात्पर्य महिमना एव
विवक्षितार्थ शाब्दबोधोपपत्तेः। क्योंकि होता क्या है, अनेकार्थ मात्र विषया उपस्थिति होने पर भी जो प्रकरणादि ज्ञानाधीन तात्पर्य निर्णय है, मान लीजिए सुरभिमांसम भक्षयति, इस स्थल में पहली जो उपस्थिति हुई उसमें सुगंधित और गो दोनों अर्थ उपस्थित हुए सुरभि शब्द के, लेकिन वहां पर जो बोध होता है वो केवल शक्तिजन्य जो बोध होता है अभिधा से, वो केवल सुगंधित अर्थ से ही होता है। तो एवं प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोधस्तु तत्र तात्पर्य निर्णयेनैव उपपद्यते। अतः प्रकरण ज्ञानाधीन तात्पर्य ज्ञानेनैव एकार्थमात्र विषयकः शाब्दबोधः उपपद्यते। अतः तदर्थम् एकार्थमात्र विषयायाः उपस्थितेः कारणतां ये स्वीकुर्वन्ति तेषां मतम असारम। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोलते हैं एकार्थ मात्र उपस्थिति अपेक्षायाम। अच्छा, बोलते हैं कि देखिए आप भी तो तात्पर्य ज्ञान को अधिक कारण मान रहे हैं ना, प्राकरणिकार्थ मात्र विषयक शब्दबोध के लिए तात्पर्य ज्ञान को कारण मान ही रहे हो आप, प्रकरण ज्ञानाधीन जो तात्पर्य निर्णय है। तो क्यों ना द्वितीयार्थ माने प्राकरणिकार्थ मात्र विषयक उपस्थिति को ही मान लिया जाए, उसमें क्या हानि है। तो कहते हैं कि इस प्रकार के एकार्थ मात्र विषयक उपस्थिति में कोई प्रमाण नहीं है कि नानार्थक शब्द के स्थल में भी पहले नानार्थ विषयिणी उपस्थिति होती है और फिर अविधा का नियमन हो जाने से एकार्थ मात्र विषयिणी पुनः उपस्थिति होती है। ऐसा एक पदक ज्ञान से उपस्थित दूसरी द्वितीय उपस्थिति के होने में कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो एकार्थ मात्र उपस्थिति अपेक्षायाम माना भावात, है ना। और दूसरी बात यह है कि अपरार्थोपस्थापक सामग्र्या पदज्ञानस्य सत्वेन तदुपस्थितेरपि औचित्यात्। और क्या बोलते हैं प्रथम सिद्धांतवादी कि द्वितीय उपस्थिति के समय जो अप्राकरणिकार्थ है वह उस उपस्थिति का विषय नहीं बनता है, क्योंकि उसके प्रतिबंधक बन जाते हैं कौन, प्रकरणादि ज्ञान अथवा प्रकरणादि ज्ञान से उत्पन्न जो तात्पर्य निर्णय है। तदन्यतर अप्राकरणिकार्थ विषयक उपस्थिति के वहां पर प्रतिबंधक बन जाते हैं। इसीलिए द्वितीय उपस्थिति में केवल यही विषय बनता है, कौन, प्राकरणिकार्थ जो होता है। ठीक है, सुरभिमांसम भक्षयति इत्यादि स्थल में जो सुगंधित रूपार्थ है वही विषय बनता है, गोरूपार्थ जो अप्राकरणिकार्थ है वह विषय नहीं बनता। ठीक है, तो इस प्रकार से अप्राकरणिक अर्थ की उपस्थिति की प्रतिबंधकता प्रकरणादि ज्ञान अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय में मानते हैं। ठीक है, प्रथम मतवादी उनके लिए बोल रहे हैं कि ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, पदक ज्ञान रूप उपस्थिति सामग्री के होने पर उपस्थिति का प्रतिबंध नहीं हो सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि किं भवति सकल सामग्री सत्वेपि यदि कस्यचित् कार्य विशेषस्य प्रतिबंधकत्वेन अवसितः कश्चित् पदार्थः तत्र भवति चेत् सकलायां सामग्र्यां जायमानायामपि कार्योत्पत्तिर्न जायते। ये तो प्रतिबंधकता कही गई है ना। लेकिन ध्यान दीजिए कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो प्रतिबंधित नहीं होते। ठीक है, उनके कारण के होने पर, जैसे स्मृति जो होती है ना, स्मृति रूप जो प्रत्यक्ष होता है ज्ञान, वह स्मृति रूप ज्ञान प्रतिबंधित नहीं होता है। ठीक है, संस्कार, देखिए आपको पहले अनुभव हुआ किसी पदार्थ का, उस पदार्थ से आपको संस्कार उत्पन्न होता है आत्मा में। प्रमातरि अनुभवेन तद विषयकः संस्कारः जायते, दृढ़ो भवति।
प्रमाता में किसी विषय के अनुभव से तद विषयक संस्कार दृढ़ होता है, ठीक है, प्रमाता में, ठीक है। और जब उस संस्कार का कोई उद्बोधक कालांतर में उपस्थित होता है तो उद्बोधक के होने पर उस तद विषय के स्मृति का प्रतिबंध नहीं हो सकता, स्मृति होती ही है। तो स्मृति ऐसा विलक्षण कार्य है जिसका प्रतिबंध नहीं हो सकता। तो पदार्थोपस्थिति भी जो होती है वह वस्तुतः स्मृति ही है। कैसे? देखिए, आपको किसी पद की शक्ति का ग्रह संकेत आपको कहीं पर ज्ञात होता है व्याकरण आदि के द्वारा, है ना, शक्ति ग्राहकान्यतम के द्वारा आप किसी पद की शक्ति किसी अर्थ विशेष में जानते हैं, इसको कहेंगे आप अनुभव, ठीक है। इस अनुभव से आप में माने आत्मा में एक संस्कार दृढ़ होता है कि अनेन शब्देन अयम अर्थः बोधव्यः भवति, है ना। एतद् रूप संस्कार, इस अनुभव से संस्कार एक आत्मा में दृढ़ हो गया। फिर जब कभी भविष्य में तदर्थवाचक पद का ज्ञान आपको होगा तो उसको कहेंगे उद्बोधक, ठीक है। मान लीजिए घटपदस्य शक्ति ही व्यवहारेण कंबुग्रीवादि मतौ व्यक्तौ कंबुग्रीवादि मत्यां व्यक्तौ भवद्भिः गृहीता। आपने घट इस पद की शक्ति कंबुग्रीवादिमान व्यक्ति में ग्रहण की, ठीक है, व्यवहार से, तो इसको कहेंगे अनुभव। इस अनुभव से आत्मा में संस्कार उत्पन्न हुआ। फिर जब कभी भी भविष्य में घट ऐसा पद ज्ञान आपको होगा तो वह जो संस्कार रूप में स्थित है घट, उस अर्थ की उपस्थिति या कहें स्मृति आपको होगी ही, क्योंकि वहां पर उस स्मृति का उद्बोधक कौन है? तो पद ज्ञान है, घट इस पद का ज्ञान है, ठीक है। तो पदज्ञान रूप सामग्री सत्वे स्मृते प्रतिबंधो न भवति। तो आप जो बोल रहे हो कि प्रकरण ज्ञान से अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय से द्वितीय उपस्थिति के समय अप्राकरणिकार्थ जो है गोरूपार्थ वह उपस्थित नहीं होगा सुरभि शब्द के ज्ञान से, तो ऐसा भी नहीं है। सुरभि शब्द की जो शक्ति है वह गोरूप अर्थ में और सुगंधित अर्थ में तुल्य है। तो जब भी सुरभि पद का ज्ञान होगा उस पद ज्ञान से दोनों ही अर्थों की उपस्थिति होगी और होगी, कोई प्रतिबंधक वहां पर उसका नहीं हो सकता, क्योंकि पदार्थोपस्थिति जो होती है वह स्मृति रूप होती है, ठीक है। स्मृति का प्रतिबंधक नहीं होता कोई पदार्थ, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि उपस्थापक सामग्र्याः, तो वहां पर कौन है? पर अपरार्थ उपस्थापक सामग्री पद ज्ञान है, ठीक है। अर्थोपस्थिति की जो सामग्री होती है वो कौन होती है? पद ज्ञान। तो तादृशस्य पद ज्ञान से सत्वेन, वहां पद ज्ञान वर्तमान है, तो तदुपस्थिते है अर्थात अप्राकरणिकार्थस्य उपस्थिते है अपि औचित्यात्। तो ऐसे पद ज्ञान के रहने पर द्वितीय उपस्थिति में भी अप्राकरणिकार्थ की विषयता उचित है, उसका प्रतिबंध प्रकरण ज्ञान से अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय से नहीं हो सकता। अस्तु, अतः तद यदुक्तम प्रथम मते तत् सर्वथा असारं भाति। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी जो हैं वो कौन बनेंगे? जिनका प्रथम सिद्धांत है, ठीक है, वो पूर्व पक्षी हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं? न च प्रकरणादि ज्ञानम तदधीन तात्पर्य ज्ञानम वा परार्थोपस्थापने प्रतिबंधकम शक्यम वक्तुम। हाँ, अब हमने जो बात आपको बताई है वही बात आगे बोल रहे हैं ये, कि अपूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं, अपरार्थ जो है ना उसका प्रतिबंधक तो उपस्थित है वहां पर, तो वो उसका प्रतिबंध क्यों नहीं होगा? तो कौन है प्रतिबंधक? पंडित राज पूछते हैं। तो कहते हैं कि देखिए, प्रकरणादि ज्ञान अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय जो है ना, वह यहाँ पर अप्राकरणिकार्थ
की उपस्थिति का प्रतिबंध करता है, उसको रोकता है। अप्राकरणिकार्थ को द्वितीय उपस्थिति के समय विषय नहीं बनने देता। तो उसमें कहते हैं आचार्य कि एतदपि वक्तुम न शक्यम। क्यों? क्योंकि संस्कार तदुद्बोधकयोः सत्वे स्मृते प्रतिबंधस्य क्वापि अदृष्टत्वात्। स्मृति का प्रतिबंध कहीं पर भी नहीं देखा जाता है। कब? जब दो पदार्थ हों। एक तो संस्कार हो, है ना, क्योंकि संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, ये तो स्वरूप है स्मृति का। तो सबसे पहले तो संस्कार रहना चाहिए। यदर्थ विषयणी स्मृति आपको होने जा रही है, उसका संस्कार होना चाहिए, ठीक है। और उस संस्कार का कोई उद्बोधक होना चाहिए, क्योंकि संस्कार तो आत्मा में हमेशा रहते हैं, लेकिन हमेशा स्मृति नहीं होती है, ठीक है। तो संस्कार के होने पर भी कोई उद्बोधक सामग्री, कोई उद्बोधक पदार्थ होना चाहिए, जिससे संस्कार उद्बुद्ध होने लगे। उद्बुद्ध संस्कार को ही स्मृति कहते हैं, ठीक है। तो दो पदार्थ के होने पर, एक तो संस्कार हो और उसका उद्बोधक कोई सामग्री हो, तो स्मृति का प्रतिबंध नहीं हो सकता। तो आप जो बोल रहे हो कि पदक प्रकरणादि ज्ञान से अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय से प्रतिबंध हो जाएगा, अप्राकरणिकार्थ विषय उपस्थिति का, सो बात नहीं है। क्योंकि स्मृते है उपस्थिते है स्मृति रूपत्वात् स्मृतेश्च क्वापि प्रतिबंधस्य अदृष्टत्वात्। स्मृति का प्रतिबंध कहीं पर भी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा है, संस्कार तो है ही, है ना। कभी ना कभी आपने सुरभि शब्द का अर्थ गोरूप भी जाना है ना। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए अगर आपको सुरभि शब्द का शक्तिग्रह ही नहीं है गोरूपार्थ में, तब तो आपको तात्पर्य संदेह ही नहीं होगा। फिर तो वहां पर सुरभि शब्द से आपको सीधा ही अविदाजन्य बोध हो जाएगा, तात्पर्य निर्णय की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कि सुगंधितम मांसम भक्षयति। हाँ, लेकिन अगर आपको उभयार्थ निरूपित शक्ति आप मान रहे हैं सुरभि पद में, तो वहां पर आपको सुरभि गोरूपार्थ की उपस्थिति के होने से कोई रोक नहीं सकता, वो आपको होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से खंडन करते हैं ये। अभी भी इसमें और पूर्व पक्षी एक शंका करता है कि देखिए, ये बात तो ठीक है कि आपने बताया कि क्वापि अदृष्टत्वात्, कि स्मृति का प्रतिबंध कहीं पर नहीं होता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सर्वत्र नहीं होता हो, लेकिन इस स्थल विशेष में ऐसा भी तो होता है। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका संकोच करते हैं हम, है ना। तो नानार्थक प्रयोग स्थल में यह जो नियम है कि स्मृति का प्रतिबंध नहीं होता संस्कार और उद्बोधक के होने पर, इस नियम का नारायण संकोच करना होता है, ठीक है। इस नियम का संकोच हो जाता है, ठीक है। वही बोलते हैं अत्रैव स्मृतौ अयम प्रतिबद्ध्य प्रतिबंधक भावः, ठीक है। स्मृति प्रतिबद्ध्या प्रकरणादि ज्ञानम तदधीन तात्पर्य निर्णयो वा प्रतिबंधकः इति प्रतिबद्ध्य प्रतिबंधक भावः स्मृतौ कल्प्यते। भैया और जगह भले ही न मानो आप, लेकिन नानार्थक शब्द स्थल में इस प्रकार से आपको स्मृति की प्रतिबद्धता प्रकरणादि ज्ञान तदधीन तात्पर्य निर्णय से माननी होगी। न स्मृत्यंतरे इत्यपि अहृदयंगमम् एतदपि वचः न हृदयं गच्छति, अर्थात न श्रद्धा पदवीम अधिरोहति, है ना। क्यों? तो कहते हैं तादृश कल्पनायाः निष्फलत्वात्। अरे भैया, जब तात्पर्य निर्णय को ही आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि केवल नानार्थक प्रयोग के स्थल में प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोध शक्तिजन्य हो जाए, अविदा से प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोध हो जाए, तो वह तो तात्पर्य निर्णय को हेतु मानने में ही हो जा रहा है। उसके लिए आपको इस प्रकार की अप्रसिद्ध कल्पना क्यों करनी है? वो अप्रसिद्ध कल्पना क्या है? तो वो यह है कि स्मृति की प्रतिबद्धता मान रहे हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं तादृश कल्पनायाः, माने स्थल विशेषे
स्मृतेः प्रतिपद्य प्रतिबंधक भावकल्पना यास्ति सा निष्फला अस्ति, तया कल्पनया किमपि फलं न सिद्ध्यति। यत् फलं एभिः आमन्यते तत् फलं तु प्राकरणिकार्थशाब्दबोधे तात्पर्य निर्णय हेतुतया एव लब्धुम शक्यते। अस्तु, और बोलते हैं अनुभव विरुद्धत्वाच्च। देखो दो बातें हैं इस स्थल विशेष में। स्मृति की प्रतिबद्धता मानने में एक तो कोई फल नहीं है मिल रहा विशेष, अगर फल हो तब तो चलो थोड़ा अनुभव का भी अपलाप करें हम। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से स्मृति की प्रतिबद्धता कहीं पर भी अप्रसिद्ध है, कहीं पर भी अनुभव में नहीं आती है कि संस्कार और उद्बोधक के रहने पर स्मृति कहीं रुकती हो, स्मृति का कहीं प्रतिबंध होता हो। इति विषयः न अनुभव सिद्धः। अस्तु, अतः अयं सिद्धान्तः न योग्यः। अस्तु, अब अनुभव का विरोध बता रहे हैं। देखिए अनुभव का विरोध कैसे होता है। तो अनुभव विरोधम अत्र स्फोरयति पंडितराजः पश्यन्तु। तथा ही अर्थात अनुभव विरोध स्वरूपम इत्थम नानार्थ शक्ति विषयक दृढ़ संस्कारशालिनां प्रकरण ज्ञानवतामपि पयोरमणीयम इत्यादेर वाक्यात् प्रथमम अर्थद्वयोपस्थितिः अनुभव सिद्धा। अब ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति है ना, दो व्यक्ति हैं, वहां पर वाक्य बोला गया पयो रमणीयम। ठीक है, यह जो पय है वो रमणीय है। ठीक है, तो आप जानते हैं पयस ये प्रातिपदिक है। पय इस प्रातिपदिक के दो अर्थ हैं। ठीक है, एक तो अर्थ है इसका क्षीर माने दूध, और दूसरा अर्थ है इसका जल। ठीक है, पानी। तो ये अनेकार्थक शब्द है। तो पयो रमणीयम इस अर्थ के, इस पद का अर्थ यहाँ पर क्या है? ऐसा उनमें से किसी एक व्यक्ति को ज्ञान है। ठीक है, कि यहाँ पर दूध की बात चल रही है, दूध का प्रकरण है, किसी व्यक्ति को दूध परोसा गया है और वह दूध पी करके बोल रहा है कि पयो रमणीयम, अर्थात क्षीरम रमणीयम, दुग्धम रमणीयम। ये एक व्यक्ति जानता है दोनों में से। ठीक है, तो वो हो गया प्रकरण ज्ञानवान। ठीक है, तो ऐसे जो प्रकरण को जानने वाले हैं उनको तो आपके हिसाब से वहां पर पय शब्द से जल की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, है ना, प्रथम सिद्धांतवादी जो हैं, क्योंकि उसका तो प्रतिबंध हो जाता है। अब प्राकरणिकार्थ विषयक उपस्थिति का तो प्रतिबंध हो जाएगा प्रकरण ज्ञान के द्वारा, लेकिन बोलते हैं नहीं होता। देखो क्यों नहीं होता? क्योंकि नानार्थक शब्द की शक्ति विषयक जो दृढ़ संस्कार है जिनका, ठीक है, ऐसा नहीं कि संस्कार शिथिल हो गया है, क्योंकि संस्कार शिथिल हो जाने पर तो वो उनको ज्ञान ही नहीं रहेगा कि इस शब्द का कोई दूसरा अर्थ भी होता है। तो अगर मान लो उनका अनुभव कुछ शिथिल हुआ है ना, कि उन्होंने पय शब्द का अर्थ दूध तो अच्छे से जाना जब उनका अनुभव हो रहा था, लेकिन उन्होंने पय शब्द का अर्थ जल अच्छे से नहीं जाना, उसके अनुभव में कोई भी अंगवैकल्य या कोई भी कारण रहा हो, लेकिन उनका अनुभव शिथिल रहा जब पय शब्द से जल का ज्ञान कर रहे थे तब। तो इसीलिए क्या हुआ, जल विषयक जो संस्कार था ना वो दृढ़ नहीं हो पाया, तो अलग बात है। लेकिन जिनका जल का संस्कार भी दृढ़ है कि पय शब्द का अर्थ जल भी होता है, ऐसा जिनका संस्कार दृढ़ है, उन व्यक्तियों के पय इस पद के ज्ञान होने पर तुरंत उनको प्रकरण ज्ञान भी हो गया है, तो उनको वहां पर दोनों अर्थ उपस्थित होते हैं। दुग्ध रूप जो प्राकरणिक अर्थ है वो भी उपस्थित होगा, और ये जल रूप जो अप्राकरणिक अर्थ है जो वहां पर उसका कोई प्रस्ताव प्रसंग नहीं है वो भी उपस्थित होगा। तो यहां पर यह बोलता है पूर्व पक्षी कि आपको कैसे पता है कि यह तत्र प्रकरण ज्ञानवान अस्ति प्रमाता तस्मिन् प्रमातरि पयः पदस्य उभौ अर्थौ उपतिष्ठतः इति
भवान कथम जानाति। तो कहते हैं देखिए हम इसलिए जानते हैं क्योंकि अतएव पयोरमणीयम इत्यादि वाक्यम अकस्मात् आकर्णितवद्भिः प्रकरणादि अभिज्ञैः अप्रकरणज्ञाः पांसुरपादाः, ठीक है, वक्तुः तात्पर्यम बोध्यन्ते। मैंने क्या बताया था आपको, दो लोग हैं, एक जो प्रकरण को जानता है, एक जो अभी अभी आया है प्रकरण को नहीं जानता है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को वो बताता है, कौन, जिसको प्रकरण ज्ञान है, कि अत्र वक्तुः तात्पर्यम दुग्धे, है ना, नूनम अस्य दुग्धे तात्पर्यम शब्दस्य न तो जले इति, ठीक है। एक व्यक्ति है जिसने प्रकरण को जाना है और एक व्यक्ति है जो 500 रुपये माने अभी आया है, ठीक है, उसके जो चरण है वो 500 है, माने धूल से लिपटे हुए, माने बाहर से आया है अभी अभी। वह व्यक्ति अकस्मात इस वाक्य को सुनता है, ठीक है, अकस्मात एतद् वाक्यम आकर्णितवद्भिः प्रकरणादि अभिज्ञैः, प्रकरण को जानने वाले जो लोग हैं, तैः प्रकरण अप्रकरणज्ञाः, जो प्रकरण को नहीं जानते 500 रुपये हैं जो अभी आए हैं, वे उस व्यक्ति को समझाते हैं कि भैया यहाँ पर जो पयोरमणीयम ये वाक्य बोला गया है ना, इसका तात्पर्य तुम दूध में समझो, जल में नहीं, ऐसा समझाता है। कौन, जो प्रमाता प्रकरण को जानता है। तो अब यहां पर समझिए निषेध कब होता है, तो प्राप्तस्य निषेधः, है ना, प्राप्ते सति निषेधः भवति, अप्राप्त का निषेध नहीं होता है। तो अब यहां पर पंडित राज का ये युक्ति है कि अगर उस प्रथम प्रमाता ने, यह प्रमाता प्रकरणम जानाति, सह यदि नाम तस्मिन् प्रमातरि आत्मनि तस्य अप्राकरणिकार्थोपस्थितिर्न जायते चेत् सः कथम अप्राकरणिकार्थम निषेद्धुम प्रभवति। अगर उसके हृदय में दूसरा अप्राकरणिकार्थ उपस्थित नहीं हुआ, पयः रमणीयम इस वाक्य में, इस वाक्य से पयः शब्द का, तो वह कैसे निषेध कर रहा है कि यहां पर इसका अर्थ जल नहीं है, ठीक है, क्योंकि निषेध कब होता है, प्राप्त में ही निषेध होता है, ठीक है, अप्राप्त का निषेध नहीं होता, ठीक है, खपुष्पादि का निषेध नहीं होता है क्योंकि सत्ता ही नहीं है उनकी, ठीक है, अभाव नहीं होता उनका। तो देखिए यदि च प्रकरणादि ज्ञानम नानार्थ शब्दा जायमानाम अप्राकरणिकोपस्थितिम प्रतिबद्धनीयात, हाँ, जो कि आप कह रहे हो कि यदि प्रकरणादि ज्ञान अप्राकरणिकार्थ की उपस्थिति का प्रतिबंध कर दे, तो कथम एते नाम प्रकरणज्ञाः, जो प्रकरण को जानते हैं वे लोग, तदानीम अनुपस्थित जलाः, है ना, उस समय जिनमें जल उपस्थित नहीं है, माने उस समय उन आत्माओं में जल रूप अर्थ की उपस्थिति नहीं हुई है, ऐसे वो प्रकरणज्ञाः, ठीक है। तस्मिन् काले अनुपस्थितम जलम येषु ते अनुपस्थित जलाः प्रकरणज्ञाः, ठीक है। प्रकरण आपके अनुसार वो लोग कैसे हैं, उनको आपके अनुसार जल रूप जो अप्राकरणिकार्थ है उसकी उपस्थिति नहीं हुई है, तो वो सब कैसे हो जाएंगे, अनुपस्थित जलाः। तो फिर वो जल तात्पर्यम कथम निषेधेयुः, जल में तात्पर्य का निषेध कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि ये तो नियम है, प्राप्त का ही निषेध होता है, ठीक है। तो अगर आपके अनुसार प्रमाता में नानार्थक स्थल में प्रकरणादि ज्ञान के द्वारा अप्राकरणिकार्थ का निषेध कर दिया गया, तो फिर तो वो अप्राकरणिकार्थ का निषेध भी नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि निषेध प्राप्त में होता है, अनुपस्थितस्य निषेधः न भवति। तो इसीलिए चूंकि यह देखा जाता है, लोक में अनुभव होता है कि इस प्रकार से हम बोलते हैं कि यहाँ पर इस वाक्य का, इस शब्द का तात्पर्य इस अर्थ में है, इस अर्थ में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि नानार्थक स्थल में
नानार्थक पद के ज्ञान से जितने अर्थ उसके होते हैं संकेतित सभी उपस्थित होते हैं। ठीक है, ऐसा पंडित राज का मत है और ऐसा मान करके ये प्रथम जो मत था उसका खंडन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अनुभव विरोध होता है। ठीक है, इसीलिए अप्राकरणिकार्थ को का प्रतिबंध, अप्राकरणिकार्थ की उपस्थिति का प्रतिबंध प्रकरणादि ज्ञान से नहीं होता। ठीक है, तो वही बोला प्रकरण ज्ञान बताम अपि अयम अनुभव जायत एव। ठीक है, तो एवं इति अहृदयंगमः, ये बात भी तुम्हारी हृदय में नहीं उतरती है कि अयम प्राकरणिकार्थोपस्थापन प्रतिबंधक भावः, अप्राकरणिकार्थ की उपस्थिति का प्रतिबंध हो जाता है, ऐसा जो प्रतिबंधक भाव है अप्राकरणिकार्थोपस्थिति का, वह भी हृदय में उतरता नहीं है। इति प्रकरणादि कस्य, तो प्रकरणादि ज्ञानस्य। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत में जो कहा गया था कि प्रकरण ज्ञान में अप्राकरणिकार्थ की उपस्थिति की प्रतिबंधकता रहती है, ये बात भी हृदय ग्राह्य नहीं है। ठीक है, युक्ति ग्राह्य नहीं है, क्योंकि यह बात अनुभव से विरुद्ध है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि नानार्थक प्रयोग के स्थल में जब हमको प्रकरण ज्ञान होता है तो हम जिनको प्रकरण ज्ञान नहीं है ऐसे प्रमाताओं के प्रति क्या बोलते हैं कि अस्य शब्दस्य तात्पर्यम अस्मिन् अर्थे अस्ति अस्मिन् अर्थे च नास्ति। तो अप्राकरणिकार्थ विषयक जो निषेध हमने किया वहां पर उस शब्द के अर्थ का, वो तब तक संभव नहीं है जब तक वह अर्थ हमारे हमें माने आत्मा में उपस्थित न होवे। ठीक है, तो इसीलिए नानार्थक स्थले प्रमातरि तच्छब्दस्य यावन्तः अर्थाः तावताम् उपस्थितिर्जायते अस्तु इति सिद्धान्तः अस्ति। न पंडितराजस्य खण्डनमस्ति इदं। ठीक है, पंडितराजस्य नाम पंडितराजेन कृतं खण्डनमस्ति। ठीक है, एक शतम षष्ठ्यर्थाः, आप कोई भी षष्ठ्यर्थ ले सकते हैं लेकिन भ्रम नहीं होना चाहिए। माने पंडित राज ने इस प्रकार से पूर्व पक्ष जो प्रथम मत था उसका खंडन कर दिया। ठीक है, अब द्वितीय मत के लिए बोलते हैं। ठीक है, यदप्युच्यते प्रकरणादि ज्ञानात् प्राकरणिकेऽर्थे तात्पर्य विषयतया निर्णीते तदीय शाब्दबोधानन्तरम् अतात्पर्य विषयी भूतार्थबोधो जायमानो व्यंजन व्यापार साध्य इति। ये द्वितीय सिद्धांत का पहले अनुवाद कर रहे हैं। द्वितीय सिद्धांत क्या है, तो ये खंडन का एक क्रम होता है। ठीक है, खंडन इसी प्रकार से करना चाहिए। पहले आपको वादी के मत का अनुवाद करना है। ठीक है, वादिनः यन्मतमस्ति तन्मतम अनूद्य तत्र खंडनाय उपक्रमणीयम अस्माभिः। अस्तु, तो पहले अनुवाद कर रहे हैं। तो क्या है उनका सिद्धांत, तो भैया प्रकरणादि ज्ञान से प्रकरण ज्ञान की हेतुता मानी है ना द्वितीय मत में, अब प्राकरणिक अर्थ शब्द बोध में, तो वही बता रहे हैं कि प्रकरण के ज्ञान से प्राकरणिक अर्थ का निर्णय हो जाता है पहले तात्पर्य विषयतया, है ना। एक अर्थ निर्णीत हो जाता है कि अयम अर्थः एतावत्सु उपस्थितेषु अर्थेषु अयम अर्थः तात्पर्य विषयः वक्तुः तात्पर्य विषयः। ठीक है, ऐसा निर्णीत हो जाने के बाद एक अर्थ निर्णीत हो गया, तदीय शाब्दबोध, तदीय माने तद विषयक शाब्दबोध होता है, अर्थात प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोध होता है। और उसके बाद है ना अप्राकरणिक माने अतात्पर्य विषयी भूत अर्थ का बोध होता है द्वितीय मत में। लेकिन वो होता किस व्यापार से है, तो व्यंजना व्यापार साध्यः, यही द्वितीय मत है। ठीक है, पहले मान लीजिए पदक ज्ञान हुआ, पदक ज्ञान से सभी अर्थों की उपस्थिति हुई, अनेक अर्थों की उपस्थिति के बाद तात्पर्य संदेह होगा, प्रकरणादि ज्ञान आएंगे, प्रकरणादि ज्ञान से तात्पर्य का निर्णय होगा, तात्पर्य का निर्णय होने के बाद प्राकरणिकार्थ की उपस्थिति
प्राकरणिकार्थ विषयक बोध हो जाएगा और उसके बाद अप्राकरणिकार्थ का बोध व्यंजना आकर के कराती है, ऐसा द्वितीय मत है। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं आचार्य जगन्नाथ, उसका खंडन करते हैं। देखिए, तत्र किम अयम नानार्थ स्थले सर्वत्रैव व्यंजना उल्लासः। देखो, पहले मत में जिस अंश में खंडन किया था वो यहाँ पर सुधार कर दिया था, है ना। माने ये द्वितीय उपस्थिति भी नहीं मानते द्वितीय मत में, है ना। एकार्थ मात्र विषया स्मृति नहीं मानते हैं, तो वह भी खंडनीय अंश चला गया। और द्वितीय मते प्रकरणादि ज्ञानस्य तदधीन तात्पर्य निर्णयस्य वा प्रतिबंधकत्वमपि नावसीयते इति कृत्वा प्रथम पक्षे प्रथमवादे यः खंडनीयः अंशः आसीत् स इदानीं द्वितीयवादे नास्ति इति कृत्वा अन्य एव खंडन प्रकारः अत्र उपस्थाप्यते पंडितराजेन। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अब भैया ये बताइए, पहले प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, द्वितीय जो वादी है उनसे, तत्र किमयं नानार्थस्थले सर्वत्रैव व्यंजनोल्लासः वा भवतां मते। क्या आपके मत में जहां जहां पर भी नानार्थक शब्द का प्रयोग होता है वहां पर सभी जगह पर इस प्रकार से व्यंजना उल्लसित होती है क्या, व्यंजना आती है क्या अप्राकरणिक अर्थ के बोध के लिए। आहो स्वित अथवा क्वचिदेव इति सम्मतम। आपको क्या सम्मत है, क्या कहीं कहीं पर ही व्यंजना आती है। ठीक है, सार्वत्रिक नहीं होती व्यंजना नानार्थक शब्द के स्थल में। तो कहते हैं नाद्यः, पहला जो हमने विकल्प दिया वो तो नहीं हो सकता, अर्थात नानार्थक प्रयोग के स्थल में, नानार्थक शब्द के प्रयोग स्थल में सर्वत्र व्यंजना का उल्लास नहीं हो सकता। क्यों बोलते हैं, प्राकरणिक अप्राकरणिकयोः अर्थयोः शाब्द बुद्धौ सर्वत्र अभ्युपगम्यमानायां तात्पर्य ज्ञान कारणतायाः कल्पनस्य नैरर्थक्यापत्तेः। आपने प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोध के प्रति जो तात्पर्य निर्णय को कारण माना है ना, वो आपका निरर्थक हो जाएगा अगर आप सभी जगह पर व्यंजना का उल्लास मानते हैं। तो ऐसे कैसे हो जाएगा निरर्थक, बताइए। तो देखिए, अगर दोनों अर्थों की शब्दबोध होते हैं तो माने प्राकरणिकार्थ शब्दबोध शक्ति से हो जाता है और अप्राकरणिकार्थ का शब्दबोध व्यंजना से हो जाता है, ऐसा आप सभी जगह मानते हो, तब आपके तात्पर्य निर्णय की जो कारणता है, माने प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दबोध निरूपिता या कारणता अस्ति कुत्र तात्पर्य निर्णये सा कारणता निरर्था भवति, अपार्था भवति। ठीक है, कैसे बताते हैं, देखिए। आपने नानार्थक शब्द के स्थल में अप्राकरणिक अर्थ के बोध न होवे, इसीलिए तो आपने तात्पर्य निर्णय को कारण माना है शब्दबोध में, शक्तिज शब्दबोध में। फिर से सुनिए, नानार्थक स्थल में अप्राकरणिक अर्थ का बोध न होवे शक्ति से। ठीक है, इसीलिए तो आपने शक्ति से नहीं, नानार्थक बोध ही न होवे, इसीलिए आपने क्या माना है, कारण माना है तात्पर्य निर्णय को। लेकिन वो बोध तो हो ही रहा है, भले वो व्यंजनिक बोध हो रहा है। ठीक है, वो बोध तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको कारण माना तो यहां पर नहीं होता है और वहां पर हो जाता है। माने जहां पर तात्पर्य निर्णय नहीं होता वहां पर तो अप्राकरणिकार्थ विषयक बोध भी हो जाएगा, लेकिन जहां पर तात्पर्य निर्णय होगा वहां पर व्यंजनिक बोध नहीं होता। ऐसा अगर आप कहें तब तो ये जो कार्य कारण भाव है वो सिद्ध है, उपपन्न है। लेकिन अगर आप सभी जगह पर नानार्थक सभी स्थलों पर अगर आप दोनों अर्थों का शब्दबोध मानते हैं, अर्थात शक्तिज शब्दबोध भी मानते हैं प्राकरणिकार्थ का और व्यंजनिक शब्दबोध भी मानते हैं,
अप्राकरणिकार्थ का, तो फिर क्या फायदा हुआ? तात्पर्य निर्णय की जो कारणता मानी आपने, वो मानी थी अप्राकरणिकार्थ का बोध जहां पर तात्पर्य निर्णय है वहां पर न होवे, लेकिन वहां पर भी हो रहा है, भले व्यंजना से हो रहा है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि सर्वत्र उभयार्थ विषयिण्याम शाब्दबुद्धौ अभ्युपगम्यमानायाम अर्थात स्वीकृतायाम तात्पर्य ज्ञान कारणतायाः कल्पनस्य नैरर्थक्यापत्ते। आपने जो शक्ति शाब्द बोध में या नानार्थक स्थल में जो आपने तात्पर्य निर्णय की कारणता मानी है शाब्द बोध के प्रति, वह कारणता निष्फल हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी। इसीलिए आप पहला जो विकल्प है कि नानार्थक स्थल में सभी जगह पर व्यंजना का उल्लास होता है, उसको आप नहीं मान सकते। ठीक है, अर्थात सर्वत्र नानार्थक स्थल में दोनों बोध होते हैं, शक्तिज बोध भी होता है और व्यंजनिक बोध भी होता है, ऐसा नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि उससे आपके कारण जो आपका है उसमें कारणता निरर्थक हो जाएगी। ठीक है, नच अब यहां पर विकल्प दे रहे हैं पूर्व पक्षी, द्वितीयवादी जो है ना वो यहां पर पूर्व पक्षी है। ठीक है, जो जिनका द्वितीय सिद्धांत है वो क्या बोलते हैं, देखिए, नच शक्तिज बोधे सा कल्प्यते व्यक्तिज बोधस्तु तात्पर्य ज्ञानम विनापि भवति अतः तत्स्थाने शक्तिज बोध वारणाय तत्कल्पनम इति वाच्यम। हाँ भैया, ऐसा है। देखो, आप जो बोल रहे हैं ना कि हमने वैयंजनिक बोध से व्यावृत्ति के लिए शक्तिजन्य जो बोध है ना प्राकरणिकार्थ का, वह व्यावृत्त हो जाए किससे? वैयंजनिक बोध से। ठीक है, इसलिए हमने तात्पर्य ज्ञान को कारण माना है। तो ये बात तो असिद्ध हो गई क्योंकि निरर्थक हो जाएगा कारणता उसमें। लेकिन अब बोलते हैं पूर्व पक्षी कि नहीं, ऐसा नहीं है। वैयंजनिक बोध के स्थल में शक्तिज बोध न होवे, वहां पर शक्ति कार्य न करे। ठीक है, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि शक्तिज बोध के प्रति तात्पर्य निर्णय कारण है। वही बोल रहे हैं, शक्तिज बोधे सा कल्प्यते, है ना। शक्ति के ही बोध में तो हमने तात्पर्य निर्णय की कारणता मानी है, सामान्य तात्पर्य ज्ञान कारणता। ठीक है, सर्वनाम शब्द जब भी आए तो आप उसका क्या अर्थ है ये जरूर जानिए। यहां पर जो तत्पद है सा स्त्रीलिंग में जिसका प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ है तात्पर्य ज्ञान कारणता। तो शक्तिजन्य बोध में ही तात्पर्य ज्ञान की कारणता अपेक्षित होती है। हाँ साहब, व्यक्तिज बोध जो होता है, ये तो आपको पहले भी बताया था कि व्यंजनाजन्य बोध के लिए पदज्ञानेतर किसी भी कारण की अपेक्षा नहीं होती है, इसीलिए व्यंजना स्वतंत्रा शक्ति कही जाती है। ठीक है, तो वही बोलते हैं व्यक्तिज बोधस्तु तात्पर्य ज्ञानम विनापि भवति। व्यक्तिजन्य माने व्यंजनाजन्य जो बोध है वह तो तात्पर्य ज्ञान के बिना भी हो जाएगा। तो इसीलिए जहां पर व्यंजनाजन्य बोध हो रहा है, व्यक्तिज बोध हो रहा है, उस स्थल पर शक्तिज बोध, शक्तिजन्यतापत्ति न हो उस बोध में। ठीक है, वह बोध शक्ति से ना होने लगे, इसीलिए हमने क्या किया है, तात्पर्य ज्ञान की कारणता शक्तिज बोध के प्रति मान ली है। ठीक है, तो यहां पर तात्पर्य ज्ञान तो है नहीं, इसीलिए यहां पर शक्तिजन्यतापत्ति भी नहीं आएगी वैयंजनिक बोध में। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं कहना चाहिए तो बताते हैं। अतात्पर्यार्थ बोधस्य सार्वत्रिकत्वे, सीधी सीधी बात ये समझ लीजिए कि सार्वत्रिक अगर आप मानते हैं दोनों बोध को, नानार्थक स्थल में सभी जगहों पर शक्तिज बोध और वैयंजनिक माने व्यंजनाजन्य अप्राकरणिकार्थ विषयक दोनों बोध यदि सभी जगह होते हैं तो तस्य शक्तिजतायामपि बाधका भावात्। तो फिर आप जो अभी बोल रहे हो ना कि उसका शक्तिजत्व वारण करने के लिए अप्राकरणिकार्थ बोध में
शक्तिजन्यता न आ जाए, इसीलिए हमने शक्तिजन्य बोध की कारणता तात्पर्य निर्णय में मानी है। ऐसा आप जो बोल रहे हो ये बात निष्फल है, क्योंकि अगर आप सभी जगह मान ही रहे हो दोनों बोध को, तो अप्राकरणिक अर्थ का बोध शक्ति से हो इसमें भी कोई बाधक नहीं है। व्यंजना की आवश्यकता कोई नहीं है वहां पर, ठीक है। दोनों ही बोध शक्ति से हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा मानते हैं कि सर्वत्र नानार्थक स्थल में सभी जगहों पर दोनों बोध होंगे, तो दोनों ही बोध शक्ति से हो सकते हैं, अविधा से हो सकते हैं, और ये अनुभव है कि होते हैं, ठीक है। वहां पर व्यंजना मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एतदेव उक्तम् अतात्पर्यार्थबोधस्य सार्वत्रिकत्वे तस्य शक्तिजतायाम, तस्य माने अतात्पर्यार्थबोधस्य शक्तिजन्यतायामपि बाधका भावात्, अर्थात अप्राकरणिकार्थ विषयक शाब्द बोध भी अविधाजन्य हो इसमें कोई बाधक नहीं है, उसकी अविधया उत्पत्ति में कोई बाधक नहीं है। तो यहाँ पर आपके मत में व्यंजना की आवश्यकता नहीं है। तो प्रथम मत में तो पंडित राज ने दोष दिया कि आप वही जो द्वितीयवादी ने दिया था कि आप एकार्थ मात्र विषयक स्मृति को व्यर्थ कारण मानते हैं प्राकरणिकार्थ विषयक शाब्दों के प्रति, और प्रकरणादि ज्ञान अथवा तदधीन तात्पर्य निर्णय में जो आप प्रतिबंधकता मान रहे हैं वो भी अनुचित है। इसी बात से पंडित राज ने प्रथम वादी का खंडन किया, लेकिन ये बात द्वितीय मत में तो परिष्कृत हो गई थी। द्वितीयवादी तो ऐसा नहीं मानते, तो द्वितीयवादी के लिए पंडित राज ने युक्ति से ये खंडन किया अब तक कि अगर आप नानार्थक स्थल में सभी जगह पर व्यंजना का उल्लास मानते हैं तो वह अनुचित है, क्योंकि अगर आप सभी जगहों पर दोनों अर्थों का शब्दबोध मानते हैं तो दोनों ही शब्दबोध अविधा से हों उसमें कोई बाधक नहीं है, ठीक है। अस्तु, एतावता अलम् अद्यतनपाठेन पुनः अस्मिन्नेव विषये इतोपि पूर्वपक्षस्य युक्तयः सन्ति ताः वयम् आगामिनि पाठे विचारयिष्यामः।